आपातकाल के संघर्ष में जो सेनानी रहे, उनके उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में आज का ये जो आयोजन किया है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, अभिनंदनीय है। और मैं इसके लिए हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष अरविंद मार्डीकर जी और उनके सहयोगी राजेश जी और सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल इस अवसर पर पटना में जो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा उसी जगह पर आज उसका आयोजन किया है। और विशेष रूप से उस आंदोलन में जो जिनकी मुख्य भूमिका थी, ऐसे श्रीमान राम बहादुर राय जी और बहुत सारे उस समय के अत्यंत ज्येष्ठ कर्मठ और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बिना किसी बात की परवाह किए, चिंता न करते हुए, जिन्होंने अपना पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ आपातकाल के विरोध में संघर्ष किया, ऐसे सभी साथी मंच पर माननीय हरेंद्र जी, अश्विनी चौबे जी, यहाँ पर अपने हमारे मित्र और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार जी, यहाँ जिस संस्थान में हम आए हैं उसके निदेशक कुमुद कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम। ये बहुत एक महत्व का विषय है। आजकल देश में संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं और आए दिन इसकी चर्चा देश में होती है। और इसलिए इस संदर्भ में इसलिए कई लोग पूछते हैं कि ये तो इतने वर्षों पुरानी बात है, लगभग 50 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, परंतु आज भी इसकी प्रासंगिकता है। अगर आज भी अपने लोकतंत्र को, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने संविधान को, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, अपना धर्म, इसको अगर जीवित स्वरूप में और पुनः पुनः शनैः शनैः विकसित करना है तो उस संघर्ष को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। स्वाधीनता के पश्चात भी देश में तानाशाही की भूमिका रखने वाले तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति समाज में हमेशा होनी चाहिए। उसका स्मरण नित्य रहना चाहिए और इसलिए जितना भी समय जाएगा इस संघर्ष का स्मरण होना ही चाहिए। और उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस संघर्ष की मशाल को जला के रखा, उनका धन्यवाद हमेशा ही करना चाहिए। देश का स्वाधीनता का आंदोलन देश के और दुनिया के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम विदेशी दासता के खिलाफ लड़ रहे थे और ढेर सारे प्रयास, समर्पण, बलिदान, बहुत सारी प्रताड़नाएं, एक लंबा संघर्ष, उसके पश्चात देश को स्वाधीनता मिली। और इसलिए वो संघर्ष, वो आंदोलन अपने देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक पड़ाव है। परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के इतिहास में ये समय के साथ हुआ कि देश में यवनों के साथ संघर्ष के बाद फिर मुगलों का आक्रमण हुआ और कई समय तक कई हिस्सों में हम एक विदेशी दास्ता में चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर उनके तत्कालीन और उनके आगे पीछे जितने भी संघर्ष हुए, उसने उनकी मुगलों की नींव को हिला दिया। परंतु उसी के कुछ समय के बाद ब्रिटिशों का शासन भी स्थापित हुआ
और इसीलिए हमारे लिए ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस स्वाधीनता को हमने पाया है उसके लिए हमारे देश में ऐसी कौन सी शक्तियां, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण पुनः इस पर संकट आ सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि स्वाधीनता को बस 25 वर्ष ही हुए थे, उसका बहुत महत्व है। केवल 25 वर्ष हुए थे। 47 में स्वाधीनता मिली, संविधान आया 50 में, 52 में पहला चुनाव हुआ, और बस उसके 25 वर्ष भी ठीक से नहीं हुए थे उस चुनाव के, और देश में तानाशाही की प्रवृत्ति और आपातकाल की एक जैसी घटना अपने देश में हो गई। सोच के देखिए, अपने आसपास में बहुत सारे देश हैं, दुनिया में भी है, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं अधिकतम देशों में हुई, वहां उनकी तानाशाही फिर 20 साल 25 साल चलती रही, लंबे समय तक चलती रही। परंतु अपने देश में भी वो संभावना थी, और शायद लगाने वालों की योजना भी वैसी थी। और उस दौर में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो संघर्ष होते हैं जो राष्ट्र के हित में ऐतिहासिक होते हैं, उसमें पूरे राष्ट्र की सब प्रकार के लोगों की भूमिका होती है। परंतु ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दल न होते हुए भी संघ जैसे संगठन पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इसमें प्रतिबंध क्यों लगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। और अभी मैं अध्ययन कर रहा था कि देश में स्वाधीनता के पश्चात भी संघ पर राजनीतिक कारणों से प्रतिबंध लगा, और जब हम जा रहे अंदर कई सारे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि संघ पर राजनीति पहला प्रतिबंध लगाने से पहले ही देश के विभाजन के पश्चात जो पूरी सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं, या उस समय के तत्कालीन सरकार के जो नोटिसेस है, उसमें सीधे सीधे यह मंशा दिखती है कि वो किसी न किसी तरीके से संघ को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि उनकी मनमानी नहीं चलेगी, और इसलिए वो प्रतिद्वंदी मानते हैं। जबकि संघ तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, और इसलिए राजनीतिक कारणों से संघ पर प्रतिबंध लगाने की योजना पहले से ही थी, किसी ना किसी तरीके से संघ को समाप्त करने की। मुझे लगता है कि वो एक प्रसंग, एक निमित्त हो गया, और उस निमित्त का उपयोग करते हुए राजनीतिक कारणों से संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसलिए, परंतु देश में, जहां अपने आसपास के देशों में उसके बाद 25 साल का लगभग समय गया, 25 साल में परिस्थिति बदल गई, और जहां अपने आसपास के देशों में ऐसे तानाशाही आई और 20-20 साल 25 साल चली अपने देश में, परंतु 25 साल ने संघ ने जो एक स्वरूप पूरे देश में लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा किया था, देश के हित में जो एक पूरा तंत्र देश में विकसित हुआ, एक जागरण आया, उसके परिणाम स्वरूप सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं के जेल में जाने के बाद भी, जिनको लोग नाम से जानते भी नहीं, जिनकी कोई पहचान भी नहीं है, ऐसे सामान्य से सामान्य संघ के कार्यकर्ता आपातकाल के विरोध के संघर्ष में जुटे हुए थे। और परिणाम स्वरूप अपने देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि कुछ ही महीने, 1.5 साल 19 महीनों के अंदर ही इस देश में आपातकाल समाप्त होना पड़ा, और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। इसलिए कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल के खिलाफ जो संघर्ष किया, वो केवल संघ पर प्रतिबंध आया इसलिए नहीं था, वो तो उसमें एक छोटी सी बात थी।
महत्व की बात ये थी कि भारत, स्वतंत्र भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया था और उसकी पुनर्स्थापना के लिए उसकी उस प्राथमिकता को ध्यान में रखकर यह व्यापक संघर्ष किया गया और उसकी ये भूमिका समझना अत्यंत आवश्यक है कि किस बात के लिए सारा संघर्ष हुआ। आज भी यहां पर माननीय राम बहादुर राजी से लेकर सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, उनमें से सारे ही लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, परंतु उनके लिए ये आग्रह का विषय था कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की जो लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, भारत की परंपरा है, ये मुक्तता जो है लोगों की, इसको जारी रखना है और इसलिए किसी भी कीमत पर तानाशाही का विरोध किया गया। मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष है एक विशेष है और उसका स्मरण करना और उसका जितना भी अध्ययन होगा, जितना भी समय बीतेगा, उसके अनेक अनेक जो पहलू है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। आज भी हमारे पास वो पीढ़ी है जिन्होंने वो संघर्ष को छेड़ा और वो संघर्ष जिन्होंने चलाया, तो आज उनके उस अनुभवों से और ज्यादा सीखना, उसको संजो कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जब भी वो लोकतंत्र और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में सोचे तो उनको इन बातों का स्मरण निश्चित रूप से उनको दिशा भी देगा और प्रेरणा भी देगा और आने वाले समय के किसी भी संकट को सामना करने की शक्ति भी देगा। और इसलिए मैं आज इस विशेष आयोजन के निमित्त उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सबको एक ऐसे उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए और ये मुझे लगता है कि हमेशा स्मरण में रहेगा। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। ऐतिहासिक तो थी घटना, परंतु केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये अपने देश के मूल स्वभाव को भी दिखाती है, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है अपने देश का, हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। हमारा लोकतंत्र या हमारी राजनीति केवल एक पॉलिटिकल नहीं है, तो हम एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला ऐसा एक राष्ट्र है जो मनुष्य को मनुष्य के नाते देखता है और मनुष्यों के, सब लोगों के धर्म के साथ एक साथ रहते हुए ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जो युगों ने युग तक एक सबके साथ सामंजस्य रखते हुए पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को तैयार करने में हमेशा साधनारत रहता है। ऐसा हमारा राष्ट्र है और इसीलिए उस राष्ट्र को उस स्वरूप में रखना, उसके लिए वातावरण बनाए रखना, ये अत्यंत आवश्यक ऐसा धर्म कर्तव्य है। और इसीलिए आपातकाल का संघर्ष, संघ जैसा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, ये इस राजनीतिक संघर्ष में इतनी महत्वपूर्ण, इस विषय को महत्वपूर्ण मानकर इसीलिए आया क्योंकि उनके लिए यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, सत्ता के हेरफेर का नहीं था कि किसकी सत्ता आएगी और किसकी सत्ता जाएगी, इसका नहीं था। ये अपने लोकतंत्र की परंपरा क्या रहेगी, लोकतंत्र का माध्यम क्या रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए ये जो संघर्ष था वो केवल एक राजनीतिक चुनावी संघर्ष नहीं था। आपातकाल का संघर्ष, कई लोग इसको विश्लेषण करते समय एक राजनीतिक संघर्ष तक सीमित कर देते हैं। राजनीति को अगर समझना तक व्यापक अर्थ में राजनीति समझना पड़ेगा। आजकल हम जैसे एक पॉपुलर भाषा में पॉलिटिक्स को जिस अर्थ से समझते हैं, उस तरह का ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था। तो उसके आगे जाकर ये एक व्यापक ऐसा संघर्ष था, एक सिविलाइजेशनल संघर्ष था कि हम एक कैसे राष्ट्र के रूप में आगे चलना चाहते हैं, एक तानाशाही राष्ट्र के रूप में आगे जाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता से लोकतंत्र के साथ चलने वाले राष्ट्र के रूप में आगे चलना चाहते हैं। और इसीलिए ये राष्ट्र प्रथम, ये जो महत्व की बात है, राष्ट्र प्रथम, ये आज भी उसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। आज भी अपने देश में ये सारे विषय आते हैं
और इन सारे बातों के बारे में अपने यहाँ चर्चा होती है। अब आज के समय में जब हम हैं तो बहुत सारे इज़म्स की चर्चा चलती है, बहुत सारे वाद है, उसके बहुत सारे वादी है, और बहुत सारी चर्चाएं दुनिया भर में चलती है, भारत में भी चलती है। बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। हमारे संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान का जो आत्मा है वो भारतीय मूल्यों से, अपने भारत के जो मूल्य है उन मूल्यों से ही बंधा हुआ है। वो संविधान के मूल्य हमने बंधुता, स्वतंत्रता, ये कोई हमने बाहर से नहीं लाए, ये अपने जीवन के हजारों हजारों वर्षों के अभ्यास के मूल्य हैं। जो संस्कृति मनुष्य को मनुष्य के नाते देखती है उसके अनुसार आने वाले ये मूल्य हैं, और इसलिए आज भी वो प्रासंगिक है। दुनिया भर में जहां भी आज दुनिया भर के लोकतंत्रों में भी इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है, क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं उन देशों में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही है, और उस कारण से उनके बीच में भी इन बातों की चर्चा शुरू हुई है कि क्या केवल कोई एक राष्ट्र केवल अपनी चुनावी और दलगत राजनीति के भरोसे ही चल सकता है क्या, और क्या केवल हमारे देश की राजनीति को केवल दलों के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है क्या। ये महत्व के प्रश्नों पर भी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और इसलिए लोकतंत्र में लोगों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के बारे में बात की और राजनीतिक क्षेत्र के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे वो, उनके जीवन काल तो बहुत छोटा रहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में राजनीति के बारे में काफी विस्तार से बातें प्रस्तुत की है, जो आज भी समर्पक है, आज भी वो सार्थक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लोक महत्वपूर्ण है, अगर लोग ठीक नहीं होंगे तो तंत्र ठीक नहीं चलेगा। दलों की राजनीति से तंत्र बदले जा सकते हैं, परंतु लोग जो है, अगर लोग ठीक होंगे तो वो तंत्र जो भी होगा वो ठीक चलेगा। और इसलिए लोकमत परिष्कार ये पूरी हमारे देश के आज के पूरे तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर कोई व्यक्ति अब पार्टिसिपेट भी कर रहा है, हर एक व्यक्ति उसमें सहभागी भी हो रहा है। तो ऐसे समय में वास्तविक रूप में लोकमत परिष्कार, लोगों का जागरण अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए लोगों के पास वास्तविक बात जाना, उसका वास्तविक संदर्भ जाना, वो अपने राष्ट्र को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं राष्ट्र को, हमारे एक दूसरे के संबंधों को केवल राजनीतिक मानते हैं या हमारे सांस्कृतिक संदर्भ संबंधों को वो मानते हैं, हमारी एकता को वो कैसा देखते हैं, क्यों वी द पीपल का अर्थ वो क्या लेते हैं, संविधान में जो वी द पीपल है उसका वो क्या अर्थ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम एक दूसरे से सांस्कृतिक कारणों से और हमारे हजारों वर्षों के संबंधों के कारण जुड़े हैं, एकत्व के तत्व की अपनी धारणा के कारण जुड़े हैं। अगर उस धारणा को हम निकाल देते हैं तो केवल शुष्क राजनीतिक एकता को हम बचा नहीं सकते। और इसीलिए आज के समय में भी कई लोग ये आज राजनीतिक जीवन के चरित्र की बात सब लोग करते हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति है, लोग सत्ता उनके हाथ में होती है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। परंतु अगर हम ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों की और सरकारों के चरित्र बदल जाएंगे, सबसे पहले बदल जाएंगे और उसी से परिणाम हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ये पश्चिम के चिंतन में है कि सब कुछ राजनीति से ही हो जाएगा, परंतु ये दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुआ है। लोग कैसे हैं, लोगों का चरित्र कैसा है, उस पर राजनीति के चरित्र बदलते हैं। वही लोग एक सरकार को देते हैं, फिर उनको लगता है ये खराब है, उन्हीं लोगों का मन बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं। बड़ी सी बड़ी, कठोर सी कठोर सरकारें बदल जाती है अपने देश में, इसका लगातार हमें उदाहरण भी मिलता है। इसलिए महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग किस बात पर वोट देते हैं, लोग किस बात पर किस नेता को कितना कैसे महत्व देते हैं,
लोगों की सोच क्या है, और लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं या लोग नेताओं से जुड़कर रहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर लोग नेताओं से जुड़ने की जगह, दलों को जुड़ने की जगह राष्ट्र सर्वप्रथम मानकर आपस में जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी दल से अच्छे काम करवा सकते हैं और उनके चरित्र को भी हम ठीक नियंत्रित कर सकते हैं। चरित्र तो मनुष्य का स्वभाव है, वो हर युग में उसमें दोष आते हैं और हर युग में उसको सफाई करनी पड़ती है। अगर कोई ये सोचता है कि आज ऐसे क्यों, तो भाई रामायण के काल में भी रावण था, आज तो कलयुग चल रहा है, बहुत रावण होंगे। प्रश्न वो नहीं है कि रावण कितने, प्रश्न है कि लोग क्या करेंगे। और इसलिए लोगों के अंदर लोगों की एकता, लोगों के अभिमत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग राम मंदिर चाहते हैं तो राम मंदिर होगा, वो कोई भी रहे राम मंदिर होगा, नहीं तो कोई लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अपने केरल में शबरीमला के मंदिर के बारे में बहुत उल्टे सीधे विचार वहां की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा व्यक्त करती थी। लोगों ने उस संदर्भ में एक व्यापक आंदोलन किया। अभी चुनाव के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना एफिडेविट बदल दिया। तो अगर लोगों की इच्छा जागृत होती है तो कोई भी दल से जो सरकार लोग चाहते हैं वो वैसा काम करवाया जा सकता है। और इसीलिए इस बात का सतत प्रक्रिया आवश्यक है। इसलिए आज के मुझे लगता है कि आपातकाल के संघर्ष को जब हम स्मरण कर रहे हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल राजनीतिक दल और सरकारों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हम ये नहीं सोच सकते कि लोकतंत्र वैसा ही चलेगा। लोगों की जागृति रहना, लोग सतत जागृत रहना, ये लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधार है, नींव है। और इसलिए ये काम सरकारें और दल ने ये काम समाज को भी करना है, समाज की संस्थाओं को भी करना है। जैसे आज हिंदुस्तान समाचार ने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, समाज में इसकी जागृति का लक्ष्य जो है उसका दायित्व ये बहुत सारी संस्थाओं को, व्यक्तियों को, परिवारों को, हर एक को, शैक्षिक संस्थाओं को, सबको ये दायित्व लेना पड़ेगा और उन सबको इस जागृति में आगे आना पड़ेगा। और वो जितना होगा उतना हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और इसलिए जो आदर्श हम अपने लोकतंत्र में चाहते हैं, अपने सरकारों से चाहते हैं, दलों से चाहते हैं, वो तब हमें उस चित्र को हम कुछ प्रमाण में पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्टता रहेगी तो न देश के कोई हमें भ्रमित कर सकते, न जो विदेशी शक्तियां हमें भ्रमित करने के और आजकल नए नए तकनीकों का उपयोग करते हुए भ्रमित करने के प्रयास करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी है और न्यूज एजेंसी के नाते उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित को, समाज हित को ध्यान में रखकर उन्होंने कार्य किया है, यही और लगातार कार्य किया है। एक लंबी और उसमें राष्ट्रीयता का जो उन्होंने स्वरूप अपने पहले स्थापना से रखा कि अपनी भाषा, भारतीय भाषा, इसका उन्होंने जो आग्रह पहले दिन से रखा, आज भी वो लोग लगभग 14 से ज्यादा, 14 ना 15, हाँ, एक उनका क्या नंबर रोज बढ़ता है भाषाओं का, इसलिए मेरा नंबर गलत हो गया, तो 14 नहीं 15, तो उन्होंने लगातार भारतीय भाषाओं को पहले दिन से महत्व दिया है और भारतीय भाषाओं के माध्यम से लगातार सामान्य लोगों तक अच्छे समाचार और लोकहित को ध्यान में रखकर समाचार, सत्य के साथ परंतु लोकहित और राष्ट्रहित महत्वपूर्ण मानकर समाचारों को पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज ऐसे ही लोगों की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि आजकल हम जिस मीडिया के तंत्र में हैं उसमें तो बातें मुक्त रूप से जाती हैं और मुक्त रूप से विचार इधर से उधर जाते रहते हैं। तो अब विचारों को इधर उधर जाने के लिए मुक्तता है, परंतु इसीलिए ऐसे समय में ऐसे हिंदुस्तान समाचार जैसे एजेंसीज की अत्यंत प्रासंगिकता है कि अगर ऐसे लोग इस जमाने में काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बाकी लोगों पर भी आएगा। बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी बनेगी कि हम अगर गलत करेंगे तो समाचार सही बात तो लोगों तक जाने वाली है हिंदुस्तान समाचार से। तो इस दृष्टि से ये मुझे लगता है कि आज के लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक है और इस दृष्टि से हम सब प्रयास करें। आज निश्चित रूप से समाज में
सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को तैयार होना आवश्यक है। संघ के शताब्दी के निमित्त पूरे समाज के सामने ये पंच परिवर्तन का आह्वान रखा गया है कि सामाजिक समरसता, अपने परिवारों में रिश्तों को, संस्कारों को अच्छा रखना, पर्यावरण के अनुसार अपना जीवन बनाना, और ये सारे प्रयास सबको करने पड़ेंगे। स्वत्व का बोध हर जीवन के हर क्षेत्र में आना, नागरिक कर्तव्यों का पालन, ये सामान्य सी बातें हैं, परंतु इन बातों पर पूरा समाज अगर पहल करता है और आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक ऐसा समाज जो स्वयं अपने में सक्षम होता है, वो निश्चित रूप से अधिकारी होता है एक अच्छे लोकतंत्र, अच्छी सरकार, अच्छे दल और उससे द्वारा अच्छे कार्य को वो निश्चित रूप से पाता है। और ये बात जरूर है कि समय समय पर जहां भी जरूरत हो, निश्चित रूप से समाज का ये दायित्व है, नई पीढ़ी का ये दायित्व होता है कि वो समय समय पर आवाज उठाए। समाज में अगर आवाजें उठती हैं समय समय पर, तो उससे हमें शॉक होने की जरूरत नहीं है। वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और हमारा लोकतंत्र आज के समय में इतना मजबूत है कि हर प्रकार की आवाजों को एक उचित स्थान वो दे सकता है, उचित तरीके से उसको एक एड्रेस कर सकता है, उसके उचित कारणों को वो एड्रेस कर सकता है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि हमारी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, वो एक देश को आगे बढ़ाने में उनकी रुचि ज्यादा है, संवैधानिक तरीके से रचनात्मक काम करने में उनकी रुचि ज्यादा है। आसपास में क्या हुआ इस पर मैं नहीं कहूंगा, परंतु अपने देश की जो पीढ़ी है वो अच्छी पीढ़ी है। स्वाधीनता आंदोलन में उनको महात्मा गांधी अच्छे लगे और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सावरकर जी, ऐसे कितने सारे लोगों को जो देश के लिए समर्पित थे, उनको उन्होंने अपना आदर्श बनाया। आपातकाल में भी उन्होंने किसी कम्युनिस्ट नक्सलवादी को अपना आदर्श नहीं बनाया, जयप्रकाश नारायण जी को अपना आदर्श बनाकर उनके नेतृत्व में आंदोलन किया। 2011 में भी लोगों को लगा कि देश में ज्यादा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अन्ना हजारे जी को सामने लाए और पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, उसकी भी एक परिणति हुई। तो मुझे लगता है कि अपने देश की युवा पीढ़ी जागरूक है, वो अराजक नहीं चाहती, वो अच्छे तरीके से देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती है, और जो भी ऐसी समस्याएं आई उसके विरोध में लड़ने के लिए भी वो सक्षम है। और हमारी लोकतंत्र में इतनी ताकत है, इतनी उसकी वो डायनामिक है कि ऐसे सारे आवाजों को उचित दिशा में ले जाने की शक्ति उसमें है। तो इसलिए हम लोगों को शौक होने की जगह आश्वस्त होना चाहिए कि हाँ, हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं काम कर रही है और हम निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में आगे जा सकते हैं। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से हमारे इस आपातकाल के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसका स्मरण हम निश्चित रखें, ताकि आने वाले समय में एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हम उभर कर आए। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः आपको एक बार उस कार्य के लिए शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।